तुम्हारे लिए मैं आस्था से लड़ता रहता था, उसे समझाता रहता था कि तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम्हारा दिल अच्छा है। और आज जब मैं तुम्हारे पास आया हूं तो तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो कि जैसे ये बहुत ही छोटी सी बात है। ये तुम्हारी निशांत से कैसे दोस्ती है? मुझे वो कुछ ठीक नहीं लगता। सच पूछो तो तुम्हारी दोस्ती के लायक है ही नहीं। निशांत एक अच्छा लड़का है, एक पिता के नाते कह रहा हूं, उससे तुम अपना रिश्ता खत्म मत करो। मैं आपके इस रिश्ते को अभी तक अपना नहीं पाई हूँ। जो कुछ भी मेरी जिंदगी में हुआ उसे भुलाने के लिए मुझे वक्त लगेगा। घाव भर जाते हैं लेकिन उसके निशान रह जाते हैं। और वैसे भी मुझे निशान के बारे में कोई बात नहीं करनी। लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम हम दोनों के बीच में पुरानी बातें नहीं लाओगे। प्लीज पुरानी बातों को हमारे बीच में मत लाओ। तो सर प्लीज आप भी मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए। क्या बातें हो रही है? आप लोग बैठिए, मैं डिनर लगाती हूँ। प्रतिष्ठा तुम ही खाकर जाना। नहीं मम्मी, रहने दीजिए। मन भी नहीं कर रहा और भूख भी नहीं है, और फिर लेट हो जाऊंगी तो अंकल जी चिंता करेंगे। प्रतिष्ठा, भाई साहब को मैं फोन करके बता दूंगा। तुम प्लीज खाना खा के जाओ। लगाती। सॉरी सॉरी सॉरी। निशांत, आज तू लेट है यार। इसलिए तो तुम्हें पहले से सॉरी कह रहा हूँ। अगर तूने सॉरी बोलकर मेरा गुस्सा ठंडा ना किया होता ना तो शायद मैं तुझ पर बरस पड़ता। क्यों, क्या हुआ? आस्था से लड़कर आ रहा है? तुझे कैसे पता? जब एक इंसान अपना गुस्सा किसी और पे निकालता है ना, तो एक ही बात होती है, या तो वो अपनी बीवी से झगड़ कर आ रहा है या तो गर्लफ्रेंड से। यार तेरी बात तो सही, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि ऐसा होता क्यों है। वेरी सिंपल, कि उन पर मर्दों का जोर नहीं चलता ना, इसलिए। अच्छा ये सब छोड़ और ये बता कि आस्था से किस बात पे झगड़ा हो गया? अब यार निशान, मैं तुझे क्या बताऊं। यार ये तो बहुत बुरा हुआ तेरे साथ। आस्था तो करिश्मा से वैसे भी चिढ़ती थी। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? नहीं यार, इस बात पे मैं तुझसे एग्री नहीं करूँ, क्योंकि आस्था ने कई बार तुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन उस समय तुम्हारे दिमाग में बस करिश्मा रहती, और इसमें तुम आस्था को कसूरवार नहीं ठहराओ। लेकिन यार मुझे कैसे पता कि करिश्मा के दिलो दिमाग में क्या बात चल रही है, वो क्या सोच रही है। आसमान, जब तुम्हें बात पता चल गई थी, तुम्हें तभी अपने कदम पीछे ले लेने चाहिए, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं। खैर, अब जो होना था वो हो चुका, लेकिन आगे क्या करना है वो मैंने फैसला कर लिया। मेरे भाई, अब जो भी करना ना, सोच समझ कर करना। तू मेरी छोड़, तू ये बता कि प्रतिष्ठा के साथ तेरी क्या टेंशन हो गई है? कुछ नहीं यार, मैं उसे बस ये समझाना चाह रहा था कि अब समझा तू। निशांत, मुझे लगता है कि जो ये रोहन है ना, तुम दोनों की दोस्ती तुड़वा कर ही दम लेगा। मैं तो तुझसे एक बात कहूंगा कि तू कुछ दिनों के लिए जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दे। प्रतिष्ठा एक बार ठोकर खाएगी तो उसकी अकल अपने आप ठिकाने पे आ जाएगी। यार जरूरी है क्या कि ठोकर खाकर ही अकल आए? जब एक इंसान समझाने की कोशिश कर रहा है तो लड़कियों को समझ में क्यों नहीं आती ये बात? निशांत, इसमें इनका क्या कसूर है?
अब ये अदा भी उन लोगों को उसने ही दी है जिसने हमें बनाया है। मतलब ये ऊपर वाली की देन है जो बदली नहीं जा सकती। करेक्ट। खैर अभी ये बताओ कि आगे क्या करना है? अब यार मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं तुझे क्या बताऊं। मुझे तो लगता है कि हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा, वरना हमारी टेंशन बढ़ाने में ये दोनों बहनें कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। ईशान, मुझे भी इस बात का डर लग रहा है, तू ही कोई आइडिया देना। यार एक आइडिया है, क्यों ना मैं आस्था को फोन करूं और तू प्रतिष्ठा को कॉल। हम दोनों उन्हें गार्डन में बुलाते हैं और फिर मैं आस्था से तेरी तारीफें करता हूं और तू मेरी तारीफें प्रतिष्ठा से कर देना, बस होगी प्रॉब्लम सॉल्व। यार निशांत, ये तो माइंड ब्लोइंग आइडिया है, ट्राई करते हैं। हाँ, गुड लक, चल। रोहन, मेरे कैबिन में आओ। यस मैम, आपने बुलाया? रोहन, जी? एक बात बताओ, जी पूछिए। ये जो तुम बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, पर तुम्हें देखकर मुझे ऐसा तो नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है तुम सिर्फ बातें कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। क्या हो गया? कुछ गलती हो गई क्या? ये भी मैं याद दिलाऊं तुम्हें? तुम क्या कहते थे कि लड़कियां पटाना तो मेरे चुटकियों का काम है, हाँ? और लड़कियों को मैं पटाता नहीं, वो तो मेरी दीवानी हो जाती है। और ये प्रतिष्ठा, ये तो अपाहिज है, इसे तो मैं कंचे की तरह अपनी जेब में रख लूंगा। याद आया? हाँ, क्या हुआ? अब जबान पर ताले क्यों लग गए, या जबान हलक में अटक गई? जवाब दो। वो क्या है ना मैम कि लाइफ में ना पहली बार मेरा एक अपाहिज से पाला पड़ा है, और जैसा कि लोग कहते हैं ना कि भगवान जिनको अपाहिज बनाता है बाकी की शक्तियां ज्यादा देता है, जैसे कि तेज दिमाग या सिक्स्थ सेंस। प्रतिष्ठा के साथ भी ऐसा ही कुछ है, उसका दिमाग कुछ ज्यादा ही तेज चलता है। लेकिन वो कहावत है ना, सियाना कौवा ही कचरे पे जाके बैठता है। ये भी बैठेगी लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तुम्हारी कहावतों को साबित करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। जो भी करना है जल्दी करो। वो कांटे की तरह मेरे सीने में चुभ रही है। मैंने जहर का एक बीज बोया तो था, लेकिन वो भी उसने खुद ही निकाल के फेंक दिया। प्रतिष्ठा बड़ी मछली है, समुद्र में रहकर तो पूरा का पूरा जहाज निकल सकती है। उस पर ये जहर की एक दो बूंदों का असर नहीं होगा, पूरा का पूरा इंजेक्शन देना पड़ेगा उसे, तभी बात बनेगी। मैम, अब मैं एक ही दिन में मुर्गी के पेट से सारे अंडे तो निकाल नहीं सकता ना। मैं कोई उसकी प्रॉपर्टी छीन नहीं रही हूं, मिसालें तो ठीक से दो। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही था कि उसे धीरे धीरे पॉइजन देंगे तभी उसके शरीर पर असर करेगा। अगर एक साथ सारा जहर दे दिया तो उल्टा रिएक्शन भी हो सकता है। मेरे पास एक आइडिया है। समझे? जी मैम, समझ गया। आप बस अब देखिए मैं कैसे इस चाल को चलता हूं। मुझे तुम्हारी चाल से कोई मतलब नहीं, रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए बस। अंडरस्टूड? या यू मे गो नाउ।
हाय प्रतिष्ठा। क्या बात है, अचानक क्यों बुलाया? हाँ चलो बैठ के बातें करते हैं, आओ। निशांत, हाय। आए, आओ चलो बैठते हैं। काम छोड़कर तो नहीं आना पड़ा ना? अब तुमने बुलाया तो आना पड़ा। अगर निशांत मुझे बुलाता ना तो शायद मैं कभी अपना काम छोड़कर नहीं आती। नहीं आस्था, तुम गलत सोच रही हो। तुम्हें पता नहीं कि आसमान को तुम्हारी कितनी फिक्र रहती है। जब भी हम मिलते हैं निशांत तुम्हारे सिवा किसी और की बात ही नहीं करता। नहीं, मैं नहीं मानती। उसे तो आदत है मेरी बुराई करने की। सवाल ही पैदा नहीं होता। निशांत तो जब तक मुझे भला बुरा ना कह ले उसका तो खाना ही हजम नहीं होता। तुम लड़कियों की यही तो प्रॉब्लम है। पूरी बात सुनती नहीं हो और इल्जाम पहले लगा देती हो। पहले सुनो तो सही कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। तुम किसी और के बारे में भी कहते ना तो भी मैं शायद तुम्हारी पूरी बात सुन लेती। पर आसमान की तो खुद की अकल काम करती नहीं, और कोई और समझाएगा तो वो समझ नहीं पाता। पता नहीं डॉक्टर भी कैसे बन गया। मेरे साथ रह रह के टेलरिंग से आधे से ज्यादा डिजाइनिंग करना सीख गया है, वरना तो वो कैंची पकड़ने के लायक भी नहीं था। पता नहीं समझता क्या है खुद को। देखो प्रतिष्ठा, निशांत को रोहन से प्रॉब्लम है, तुमसे नहीं। वो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है। उसे बस एक ही बात का डर लगा रहता है कि रोहन तुम्हें कोई बहुत बड़ा धोखा ना दे दे, और इसीलिए वो तुम्हें उससे दूर रहने के लिए कहता है। और बाकी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तुम्हारा अच्छा दोस्त है, इसीलिए वो तुम्हारी फिक्र करता रहता है। वरना आज की तारीख में कोई अपना भी इतना नहीं सोचता जितना करिश्मा के साथ रहते हुए आसमान तुम्हारे बारे में सोचता। वो रोहन और मेरी फ्रेंडशिप से जलता है, इसीलिए इस तरह की बातें करता रहता है। अच्छा, अगर उसे हमारे रिश्ते की इतनी फिक्र है तो पीछा क्यों नहीं छुड़ा लेता उस करिश्मा की बच्ची से वो? खैर छोड़ो, उसकी जितनी भी तारीफ सुनूंगी ना उतना ही मेरा दिमाग खराब होता चला जाएगा। मैं अपना इतना इंपॉर्टेंट काम छोड़ के कभी नहीं आती। मेरा तो टाइम वेस्ट हो गया ना। अरे आस्था, मेरी बात तो सुनो। मुझे कोई बात नहीं सुननी। प्रतिष्ठा, तुम यहाँ कैसे? कुछ नहीं, आसमान से निशान की तारीफें सुनने के लिए आई थी। अगर पता होता ना कि इसने यहाँ निशान के फेवर में बात करने के लिए बुलाया है तो आती ही नहीं। पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? जो तुम्हारे साथ हुआ वही मेरे साथ हुआ। टाइम वेस्ट। इसका मतलब ये दोनों चलो आस्था। प्रतिष्ठा रुको, मेरी बात तो सुनो। आस्था सुनो तो। अरे यार निशांत, यार गई भैंस पानी में। हाँ स्वाति बोलो। अच्छा, ब्रिज बिहारी आए हैं, भेज दो अंदर उसे। आइए 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 ब्रिज बिहारी साहब, आइए आइए। भाई कब से आंख लगाए बैठे हैं, हुजूर आते आते बड़ी देर कर दी है। आइए, अब आए गए तो बैठिए बैठिए। अरे थैंक यू सर। सौम्य साहब, हमारे दादाजी कहा करते थे कि हवा अगर अपना रुख और नागन अपनी चाल बदल दे तो ये समझो कि कोई भयंकर तूफान आने वाला है। कमाल है ब्रिज बिहारी जी, हमारे दादाजी भी हमें ये कहा करते थे कि शतरंज के खेल में जब सामने वाला अपनी चाल चले तो तुम्हारा भी नंबर आएगा। और हमारे दादाजी हमें ये भी कहते थे कि शतरंज के खेल में अपना ध्यान मोहरों पर नहीं बल्कि अपने लक्ष्य पर रखो।
क्योंकि शतरंज में लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ राजा की शय और मात का होता है। राजा के इर्द गिर्द घूमने वाले जो मोहरे होते हैं उन्हें तो किसी भी वक्त मार दिया जा सकता है। हमारे पिताजी हमसे हमेशा कहा करते थे कि बेटवा, चिड़िया को सोने का दाना डालो मगर नजर हमेशा चील जैसी रहे। कोई कमाल हो गया। हमारे स्वर्गवासी पिताजी भी हमें यह कहा करते थे कि जब हाथी सड़क पर चलता है तो सड़क के कुत्ते उस पर भौंकते हैं, लेकिन उन कुत्तों के भौंकने की वजह से वो हाथी अपनी चाल नहीं बदलता और इसीलिए जिंदगी भर हाथी की तरह चलता। अब छोड़िए भी हमारे पिताजी क्या कहते थे और आपके स्वर्गवासी पिताजी क्या कहा करते थे। ये बताइए कि अचानक आपको हमारी याद कैसे आ गई? और तो और आपने हमें इतनी इज्जत दी, इसके पीछे भी कोई राज हो, क्योंकि इसके पहले आज तक आपने हमें साहब नहीं कहा था। ब्रिज बिहारी, आज एक बात हमारी समझ में आ गई कि इंसान से उसकी औकात के हिसाब से ही बात करनी चाहिए। तो ब्रिज बिहारी साहब, आप एक बात भूल गए कि जिस वक्त आप और आपकी करिश्मा मैडम कॉन्ट्रैक्ट की फाइल में पेपर बदली कर रहे थे, उस वक्त मेरे इस कैबिन के सीसीटीवी कैमरास चालू थे और उन कैमरास में तुम्हारी और तुम्हारी मैडम की वो हरकत रिकॉर्ड हो गई। और ये भी तुम जानते ही होंगे, लीगल पेपर्स के साथ छेड़खानी करने के इल्जाम में तुम कितने लंबे अरसे तक जेल में जा सकते हो। ब्रिज बिहारी, सबसे पहले अपना पसीना पोंछ लो और एक बात याद रहे, सब कुछ जैसा चलता है वैसा चल। मैं तुम्हें कॉल करूंगा है? लेकिन तब तक कोई होशियारी नहीं। आप जा सकते हैं। सर, सही, आप जो कहेंगे हम करें। तो अभी अभी हमने आपसे कहा ना, जाइए यहां से। औकात में आ गए ब्रिज बिहारी। करिश्मा, करिश्मा बेटा, क्या हुआ बेटा? क्या सोच रही हो? क्यों खामोश हो इतनी? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पापा को तुम्हारी खामोशी जरा भी अच्छी नहीं लगती। क्या करूं पापा, आजकल मन ही नहीं लगता है। देखो करिश्मा, जब तक अपने मन से समझौता नहीं कर लोगी, ये कहीं नहीं लगेगा। अपने मन पर काबू पाना सीखो, वरना ये तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा। हमेशा उस इंसान की जीत होती है जो अपने मन और गुस्से को काबू में रखता है। मैं क्या करूं पापा, मेरे मन से आसमान निकलता ही नहीं। आपको क्या लगता है मैं कोशिश नहीं करती? मेरे लाख कोशिश करने के बावजूद मैं अपने मन के आगे हार जाती हूं। चिंता मत करो बेटी, कोई भी जख्म ऐसे नहीं भर जाता, उसे भी थोड़ा वक्त चाहिए होता है। तुम भी अपने मन को दूसरे कामों में लगाओ, धीरे धीरे उसकी यादें तुम्हारी आंखों से ओझल हो जाएंगी। पहले मुझे लगता था कि मैं आसमान से प्यार नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे आज एहसास हुआ है कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना नहीं जी सकती। लेकिन वो तो तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता बेटी। क्यों उसके प्यार में पड़कर तुम अपनी जिंदगी खराब करने पर तुली? वैसे भी मैं पहले कौन सी खुशियों भरी जिंदगी जी रही थी। बदले की भावना में मैं ये तक भूल चुकी थी कि मैं भी एक लड़की हूँ।
मेरे पास भी एक दिल है, मगर मुझे ये नहीं पता था कि जिस आग से मैं खेल रही हूँ उसी की लपटें एक दिन मुझे लपेटे में ले लेंगी। देखो करिश्मा, मेरी जिंदगी में जो होना था सो हो चुका। मुझे अब कोई बदला नहीं चाहिए और ना ही मुझे कोई प्रॉपर्टी चाहिए। और सच कहूं, मेरी प्रॉपर्टी तो तुम हो बेटा। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है आसमान, और मुझे पता है आज नहीं तो कल वो भी मुझसे जरूर प्यार करेगा। प्यार तो वो मुझसे अभी भी करता है, पर वो आस्था की वजह से इकरार नहीं करता है मुझसे। आप ही सोचिए, इतना नाराज होने के बावजूद वो मुझसे मिलने क्यों आता? उसने अपनी दोस्ती के लिए एक शर्त रखी है, उसे पाने के लिए मैं उसकी हर शर्त मानूं। बस एक बार आसमान मेरा हो जाए, उसके बाद मुझे क्या करना है मैं बाद में देखूं। मैं तो तुमसे सिर्फ इतना कहूंगा कि भूल जाओ आसमान को और लौट चलो अपने वतन को। वतन ये है हमारा पापा, वो तो हमारा रैन बसेरा था। अब बस मुझे अपने दिल को समझाना है, फिर आगे देखना है कि मुझे क्या फैसला करना है। ठीक है बेटा, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। मुझे तो सिर्फ तुम्हारा साथ देना। क्या करूं? बेटी हो तुम मेरी, ऐसे ही बेसहारा तो छोड़ नहीं सकता। जहां रहो खुश रहो बेटा। बिजनेस की बातें इस तरह यहाँ वहाँ नहीं करनी चाहिए, स्पेशली जब तुम उसी कंपनी में काम कर रहे हो। रोहन, जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो ना। बात यह है कि वो शो जानबूझकर फ्लॉप कराया गया। जानती हूँ, मॉडल्स और स्पॉन्सर्स की चाल थी। गलत। तो सही क्या है? वो शो तुम्हारे पापा ने ही कैंसिल करवाया।